अस्सलामुअलैकुम व्यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको MGT 401 के जो शॉर्ट प्रिपरेशन है वीडियो नंबर 1 सिक्स चैप्टर में से मैं आपको मेन चैप्टर और मेन टॉपिक्स आपको आज बताऊंगा। पहले 2 या 3 चैप्टर जो है ना मिड के लिए वो मैं आपको आज पहली वीडियो डालूंगा। तो आज आपको मैं इसके मेन टॉपिक्स और MGT क्या कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, इसका यही नाम है बुक का। तो इसके मैं आपको आज जो अपडेटेड हैंड आउट है LMS से उसका मैं आज आपको चैप्टर नंबर 1 ये है इसके मेन टॉपिक्स, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें से कैसे पेपर आएगा, क्या आएगा। और इसका पेपर भी ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल है। और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं वो ये ना समझा करें कि ये मैं बताता नहीं हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। ये इसलिए है कि अब एक वीडियो बनाने के लिए ना तो मेन चीज़ें बतानी होती, खुद कुछ मेहनत आप खुद भी करें उस चीज़ को, या देखें और पढ़ें गौर से भी वो क्या बोल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस बुक्स में कुछ बुक्स हैं पढ़ी जिनमें से बुक्स में से पेपर आता है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही आता है इन बुक्स के लिहाज से। MGT 401, 402, 411, 503, 501, 502, 611, 603, इन बुक्स में ज़्यादातर यही आता है। तो आज मैं आपको ये MGT 401 जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट के, उनका आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में कैसे आपने इसको देखना है। अगर किसी की मैं बता भी ना सकूं तो आप खुद भी उसका करें, ठीक है। सबसे पहले IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ना आपका एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो है ना वो उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो यही है कि जब आपका एक बिज़नेस है उसकी फाइनेंशियल एंड ऑफ द पीरियड में फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। सब उसमें आ जाता है भी ये इसने क्या कहते हैं प्रॉफिट कमाया है, इसने वो क्या कहते हैं लॉस कमाया है, तो इसमें वो ये आ जाता है। तो इसके पार्ट्स में है ज़्यादातर, इसको वो बैलेंस शीट के बराबर भी माना जाता है कि क्या चीज़ जो है ना हमारा ये लायबिलिटी कितनी है, इसमें वो कितना पड़ा है। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सब चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाता है, बैलेंस शीट भी आ जाती है, लेजर ट्रायल बैलेंस भी आ जाता है। तो ये एंड ऑफ द, तो यहाँ पे इसकी जो IASB का जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने फ्रेमवर्क डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये इसका जो इन्होंने बताया है फ्रेमवर्क इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, ठीक है। तो फ्रेमवर्क जो है ना इसमें आपको पता चलेगा, ये सारा इसका फ्रेमवर्क है। एसेट द इंटरनेशनल अकाउंटिंग डेवलप FIR standard that based on consist concepts the assist the IASB in the promoting harmonization and regulation accounting standard and producers relating the presentation of financial statement provide the basis of reducing number of alternative accounting treatments। मतलब कि प्रेजेंटेशन जो है ना वो इसका प्रोसीजर है, ये सारा जो है ना एज असिस्ट द नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ एंड डेवलपिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स, ये इसका यही वो बता रहे हैं कि इसका फ्रेमवर्क है IABS का, ठीक है। इसका ये आ भी सकता है लेकिन ये लगेगा नहीं। चलो टॉपिक नंबर 2 में आते हैं। ऑब्जेक्टिव द जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट to provide financial information about the reporting entities, the useful, the exacting, the potential investors, leaders, and other can make decision relating the provide resource
ऑफ एंटिटी जो है वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट टाइप जो है ये ऐसे कुछ होता है। ये सारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल पर्पस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना उसकी है जनरल पर्पस के, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपका जो इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो है ना इसमें ये चीज़ आती है कि इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स की ऑब्जेक्टिव जो जनरल पर्पस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ये चीज़ें दरकार होती हैं, तो वो ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स दरकार होते हैं वो ये होते हैं कि इन्वेस्टर कितने हैं, अदर क्रेडिटर कितने हैं, लेंडर कितने हैं, तो ये सारा कुछ इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटीज़ ये भी आप देख लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉग्नाइजिंग एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, मतलब कि क्या आपकी एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बिहाल में आपने जो चीज़ करनी है तो वो उसमें आप ना रिकॉग्नाइजिंग करेंगे एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को और इक्विटी। ओनर इक्विटी आपको पता है, आपने खुद ही पैसे अपने जो है ना वो उसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो ये चीज़ ये बोल रहा है, ये सारी इसमें ये आ जाती है मेन। फिर आप आगे आ जाएं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एलिमेंट्स हैं एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी विच रिलेटेड द रिपोर्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम एक्सपेंस विच रिलेटिंग ऑन द रिपोर्टिंग इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट्स आपका क्या है, ये लैंड, बिल्डिंग, कैश। ठीक है, वो इक्विटी आपकी अपनी एक पैसे ही देते हो। इनकम डिफाइन इंक्रीज द एसेट, मतलब कि इनकम आप और एसेट में इन्वेस्ट। एक्सपेंसेस आप जो क्या कहते हैं कि आपका जो जब बिजनेस स्टार्ट आप बिजनेस करते हो उसमें जो आप सब कुछ बनाते हो या सेल करते हो उसमें जो एक्सपेंस आते हैं, मतलब कि पेट्रोल हो गया, सैलरी होगी और बिल हो गया, सबको मिला के बिजली के बिल, गैस के बिल, उसको एक्सपेंसेस डिफाइन। डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, दैट रिजल्ट डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन द रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर द इक्विटी क्लेम्स। ठीक है, इसको आप रखें। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इनके एलिमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, इक्विटी, लायबिलिटी एंड एसेट्स। और नीचे इनके एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रैक्टिस, ये आइडेंटिफाई एसेट्स में आपके ये आ जाएंगे, ऑफिस, स्टेशनरी, कंप्यूटर, जो मैंने आपको कहा है जिसकी मियाद 1 साल से ज़्यादा लाइफ हो, मतलब कि लाइफ एक चीज़ पे खड़ी है, एक जगह पे जो है चीज़, उसको एसेट्स कहते हैं। मतलब कि कंप्यूटर, प्रिंटर हो गया, एयर कंडीशन प्लांट हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस मशीनरी होगी, बिल्डिंग परचेज होगी, बिल्डिंग रेंट हो गया, ऑफिस स्टेशनरी होगी। अब मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा एसेट है। ठीक है, मैंने इसको ख़रीदा, मेरा एसेट, इस पे जो पैसे लगे। अब लायबिलिटीज़ जो हैं वो आपको जिस किसी से लोन लिया, बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, कैश रिसीव एडवांस फ्रॉम कस्टमर, मतलब कि आपने कहा कि मैं एडवांस लेता हूँ आपसे, आपकी चीज़ जो है ना आपको फिर मैं दे दूँगा, उससे एडवांस लिया। ठीक है, ये इशू ऑफ बॉन्ड्स, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हो गया एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, और ये आइडेंटिफाई एसेट्स, आइडेंटिफाई लायबिलिटीज़, ये इसमें आ जाता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉग्नाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द IASB फ्रेमवर्क स्टेट एंड एलिमेंट एसेट्स, ये भी एक वो
एलिमेंट है जो IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के फ्रेमवर्क में आ जाता है। ठीक है, ये इसी में ही रिकॉग्निशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ financial statement meets the definition of element and also satisfies certain criteria for recognition. Future income benefits associated with the item flow to from the entity. ये भी इसी में ही एलिमेंट है इनका। Equity should be recognized the statement of financial position for the statement of financial performance it. ठीक हो गया, ये इसकी चीज़ है, ये बेशक आप देखो भी ना। डी recognition of the elements of the financial statement. Recognition is the removal of all parts of assets liabilities from the entity statement of, मतलब कि जो all parts हैं, all parts assets और liabilities के हैं एन एंटिटीज स्टेटमेंट ऑफ, ये वो है। रिकॉग्निशन ऑफ द एलिमेंट्स, बस बोलने में थोड़ा सा इसको हो रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ। तो ये एलिमेंट्स है, ये मतलब कि ऑल पार्ट है एसेट्स और लायबिलिटी के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें होता है। फॉर एन एसेट्स नॉर्मली occurs when the entity loses control of all parts of recognized assets। ठीक है, ये all parts of recognized asset और liability में आ जाता है, ये आपने देख लेना। measurement of financial information element recognized financial statement qualified monetary terms fair value वैल्यू इन यूज़ फुलफिलमेंट वैल्यू करंट कास्ट, ये जो है ना इसके आ जाते हैं करंट वैल्यू में, ये तीन पार्ट्स आ जाते हैं, ये आपने देख लेना है। ये वाला फेयर वैल्यू आप देख लेना। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड रिसीव ऑल एन एसेट्स फॉर पेड टू ट्रांसफर एंड लायबिलिटीज इन द ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एंड द मेजरमेंट डेट। ये वो फेयर वैल्यू है जो कि रिसीव्ड दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड ट्रांसफ़र टू लायबिलिटी, मतलब कि एक आपकी ना वो एसेट को सेल किया, उसका क्या कहते हैं लायबिलिटी पेड ट्रांसफ़र लायबिलिटी की, तो ये फेयर वैल्यू जो है ना इसके इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट एंड द मेजरमेंट डेट। मतलब कि कोई आपने चीज़ सेल की अपने एसेट्स में, तो उसकी फ़ौरन जो है ना ट्रांसफ़र क्या कहते हैं लायबिलिटी को कर दी, लायबिलिटी दे दी मार्केट वाले बंदों को, आपने फ़ौरन पैसे दे दिए, तो वो फेयर वैल्यू में आ जाता है। ठीक है, वो ये बता रहा है। ये भी देख लेना मेजरमेंट करंट कॉस्ट देख लेना आपने। द करंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट इन द कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट द मेजरमेंट डेट comprising the consideration that would be paid at the measurement date plus the transaction cost that would be incurred at the date। इसमें यही मेरे ख्याल से बता रहा है कि आपने एक कास्ट पे की है, उसकी जो आपने ऊपर प्लस ट्रांजैक्शन जो डेट है ना वो आपने शायद पेस्ट किया, वो यही बता रहा है। Selection of measurement basis to be useful, the user of financial statement must be relevant and must be faithful represent what it purport the represent।
यही आपको जो है ना इसमें मदद मिलेगी। ये आप जल्दी जल्दी ये कर लें, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, और भी आगे पढ़ाना है इसको। 3 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट तो अगला भी मैंने आपको बताना है, ये आप देख लेना। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, effective communication through presentation and disclosure makes the information more relevant and contributes of faithful representation of the entity asset liability equity income and expense। मतलब कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल, प्रेजेंटेशन मतलब कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन तैयार करना, एंड डिस्क्लोजर जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मेक द इंफॉर्मेशन मोर रिलेवेंट एंड कंट्रीब्यूट द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटी एसेट लिबिलिटी इक्विटी इनकम एंड एक्सपेंस। मतलब कि अब प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो ना, तो और चीज़ भी जो है वो आपने एक ऐड करनी है इस चीज़ में। प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो हाँ एक चीज़ रहेगी, तो वो प्रेजेंटेशन जो है ना डिस्क्लोजर वहीं करके, तो कंट्रीब्यूट टू आ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज़ एसेट्स लायबिलिटीज़ इक्विटी इनकम, इसकी यही मुझे है इंफॉर्मेशन। तो क्लासिफिकेशन एग्रीगेशन ये आप जो है ना यहाँ पे याद कर लेना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान, SCCP। कंपनीज मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द अकॉर्डेंस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्रूव एज applicable and notified the financial official gazette by Security and Exchange Commission of Pakistan and accordance with rule in Companies Act 2017। Companies must be prepared financial in the accordance with accounting, मतलब कि पाकिस्तान के SCCP के रूल के मुताबिक जो है ना कंपनी को मस्ट है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ना वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, और SCCP एंड इज अकॉर्डेंस विद रूल कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। ठीक है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश अंडर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान इज 1997 बिकम द ऑपरेशनल। इनके रूल के मुताबिक हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो प्रिपेयर करने का SCCP रूल है इनका 2000 कंपनीज एक्ट 2017 में। उसके बाद से हर कंपनी को अपनी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना बनानी पड़ेगी, जो भी FBR या इधर उधर ऐड है उनको बनानी पड़ेगी। तो ये इनका रूल है, वरना उसके बाद आइए रेगुलेट्स द करेक्टर अकाउंटिंग ऑफ, ये सारे कंपनीज एक्ट वगैरह शेड्यूल ये आप देख लेना। यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। इसकी वीडियो फिर मैं अगले में बनाऊँगा। पहले आप चैप्टर नंबर 1 देख लो, फिर 2 और 3 को मैं जो है ना इकट्ठा आपको एक ही वीडियो में 15 मिनट में समझा दूँगा। फिर आगे एक चैप्टर छोड़ के 2 चैप्टर और 5 और 6 में पढ़ा दूँगा। बस यही आप 3 वीडियोज़ आपके लिए बहुत हैं। चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरे इस बोलने से या कोई चीज़ करने से आपको अगर हो रहा है कि इसको खुद भी नहीं पता, वो उस चीज़ से मैं नहीं कर रहा। इस चीज़ में मैं कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये हो, क्योंकि VU स्टूडेंट जो है ना, ज़्यादातर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है ना उनको पता ही नहीं होता क्या आना क्या नहीं आना। मैं इसलिए ये जल्दी करवा रहा हूँ कि अगर मेरे से कोई चीज़ रह जाती है तो जो मैंने निशानदेही की आप उसको थोड़ा सा पढ़ लो। अब एक चैप्टर मैंने 18 मिनट में कराया, यही 18 मिनट आप 10 मिनट में ये कर सकते हो। 10 मिनट 1 घंटे में आपके पूरे मिड की प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है। फिर इसको बार बार करो, आपका 60-70% इसमें से पेपर आ जाएगा, और कॉन्सेप्चुअल भी आया। आपको पता होगा कि
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान में क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। एसेट्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एसेट्स आ जाते हैं, लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस आ जाते हैं, मनी इनकम आ जाती है, और ओनर इक्विटी आ जाती है। वो आपको पता हो जाएगा, आप फ़ौरन लिख दोगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने, ये नहीं सब कुछ लिखना। 2 नंबर का सवाल हो, आप एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। तो ये मेरी वीडियो थी 20 मिनट की एक चैप्टर में, तो आज मैंने ये ख़त्म किया, आगे 2 चैप्टरों की एक ही बनाऊँगा।